तो बाकी सभी बच्चे, ये जो हम अभी लास्ट चैप्टर खत्म किए हैं ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स, आप लोग इससे पहले ये वर्ड आप सभी लोग सुने होंगे। फिजिक्स में भी ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं क्लास 10th एंड 11th में, और मैथमेटिक्स में भी इससे पहले हम पढ़े हैं। तो आप लोगों में से किन किन को पता है स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जस्ट रेज योर हैंड। प्रद्युमन, रुतिका, मुझे नहीं पता सर। आप इससे पहले क्लास 10th में पढ़े होंगे ना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, किस क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं, किसको वेक्टर कहते हैं? नहीं पढ़े? समा, यस सर। आपने पहले की क्लासेस में पढ़े होंगे कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या आप बता सकते हैं कि आपको कितना पता है इसके बारे में? यस सर। हाँ। सर मतलब मतलब क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है सर। हम्म। और स्केलर क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी मतलब है, जो ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब नो डायरेक्शन रहता है सर स्केलर क्वांटिटी को। यस। ओके। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे कि स्केलर, पहले हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और हम फिर जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज के जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं, मतलब उसको यूज करके और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम केवल उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप बताओगे कि सपोज 100 रुपए हैं आपके, तो हम केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि कितने पैसे हैं, और कुछ नहीं बता रहे। मैं पूछूं कि आपको स्कूल से घर जाने में कितना समय लगता है, तो आप कह सकते हो 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इसमें क्या कह रहे हैं आप कि किसी भी क्वांटिटी, समय है क्या, समय एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कितने पैसे हैं आपके पास, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इस प्रकार की कोई भी चीजें जिसको हम केवल मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं, मतलब कि वो कितनी है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, अगर स्केलर हमें मालूम चल गया, तो दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। कि वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और उसके डायरेक्शन को भी बताते हैं, हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग अपने जूनियर क्लासेस में फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस सर। एक है डिस्टेंस एंड दूसरा कंसेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, मान लो यहाँ पे ये आपका घर है, दिस इज योर होम, और इस जगह पे आपका स्कूल है। तो आपके घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो इस प्रकार से कहीं बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो आप इस रास्ते से होकर घर से स्कूल जाएंगे। लेकिन जो आपके घर से आपके स्कूल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब कम से कम जो दूरी होगी, वो कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। यहाँ से यहाँ पे ये सीधा डिस्टेंस होगा, ये वाला। ये आपके घर की कम से कम दूरी है। यस सर। तो जब आप इस रास्ते से चलकर जाएंगे, इसमें जितना दूरी आप कवर करेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और ये जो दूरी है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ 2 पॉइंट, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट।
अब देखो, डिस्टेंस के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर से आपके स्कूल की दूरी अगर सपोज 10 किलोमीटर है, सो दिस इज ए डिस्टेंस। लेकिन आपके घर से इस दिशा में, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करेंगे, इस दिशा में अगर हम कहूंगा कि सपोज दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, तो इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम योर होम द मिनिमम डिस्टेंस इज सपोज 7 किलोमीटर। So this 10 kilometer is distance and this 7 kilometer is displacement. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए ही चाहिए और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी चीजें जिसको डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, हम उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हमें इस दो कंसेप्ट को समझना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. ओके, Yes, sir. चलो तो अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमें ये पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो अब हम देखेंगे किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि हम पेन पेपर पर जब लिखेंगे तो वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है। सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब कि वो जिस डायरेक्शन में होता है या फिर किसी भी एक डायरेक्शन में इस प्रकार से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसमें एरो की मार्क डिनोट करता है उसके डायरेक्शन को। तो हम एक वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बुक में ही एक, इसको मैं इलाज करता हूँ। यस, सो सपोज इस बुक में जो दिया गया देखो, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज ए पॉइंट। अब एक लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे ये ऐसे एरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यही इसी को कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किसी एक लाइन सेगमेंट में अगर उसको किसी एक तरफ डायरेक्शन दिखाया जाए ना, तो हम इसको कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पर खत्म हो रहा होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो बाय फिगर इसको रिप्रेजेंट करने का तो ये तरीका है कि एक लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम एक वेक्टर को डिनोट करते हैं। जब हम उसको लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो ये दिस इज अ लाइन स्टार्टिंग एट ए एंड फिनिशिंग एट बी। यहाँ पे ये बी पे फिनिश हो रहा है और ए पे शुरू हो रहा है, इस लाइन सेगमेंट को हम लिखेंगे ए बी। और ए बी को अगर हमें डिनोट करना है कि ए बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको पढ़ते हैं ए बी बार। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर, मतलब यूजिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट, अगर हमें उसको लिखना है तो हम उसको कहेंगे ए बी। इसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, दैट इज ए बी बार। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए बी बार। और ये डिनोट करता है दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर ए बी। ठीक है, तो किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को लिखते हैं और उसके ऊपर बार लिख खींच देते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपको मैंने बता दिया कि इनिशियल पॉइंट किसको कहते हैं, कि इनिशियल पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर क्वांटिटी इज स्टार्टिंग। जस्ट वेट फॉर ए सेकंड।
यस, तो ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes. ओके ओके, तो ये हो गए, दो चीजें हमें समझ में आ गया, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड सेकेंड वन इज टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर क्वांटिटी में ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए, इसको क्या क्या कहते हैं। इनिशियल पॉइंट, जहां से हम किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। जैसे अगर इस फिगर में हम देखें तो ए इज कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट इज वेयर द वेक्टर इज एंडिंग। और अगर इस पॉइंट में हम देखें, दिस बी पॉइंट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पॉइंट। और अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को लिख के इसके ऊपर बार लिखेंगे, दैट इज रेड एज ए बी बार, और उसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर, किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। नाउ तो ये तो हो गया वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब हमें ये देखना है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं, जस्ट अगर इस प्रकार से लिख दूं ए बी बार, तो ये तो ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे डिनोट करना है कि व्हाट इज द, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को डिनोट करना है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं। इस दोनों के आगे पीछे अगर एक लाइन लगा देंगे ए बी बार, ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो कभी भी आपको अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो इस प्रकार से हम इसके दोनों आगे और पीछे इसको मॉड भी पढ़ते हैं, मॉड ए बी, एंड दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लो कि कोई एक लाइन सेगमेंट है इस प्रकार से, और मैं कह रहा हूं दिस इज ए वेक्टर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, और दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सो हम अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड को दर्शाना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। या फिर मॉड ए बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं, इसके दोनों तरफ मॉड लगा दूं, इसको हम लिख सकते हैं एल ऑफ ए बी। एल मीन्स लेंथ ऑफ वेक्टर और दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इस प्रकार से ये हम किसी भी वेक्टर को किस प्रकार से लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड को किस प्रकार से लिखना है, ये तरीके। हाँ, एक और चीज कि जैसे मैंने आपको ये लिख के बताया ना कि ये ए बी, और उसको अगर हमें सिंगल अल्फाबेट से डिनोट करना है तो हम कभी कभी इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे जब स्पेशली ये जब टाइपिंग में यूज होती है कि स्मॉल ए के ऊपर अगर हम बार लिख दें तो हम इसको भी वेक्टर, ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मतलब आप कहीं अगर बुक में ना, ये जो ए होगा वो बोल्ड लेटर में प्रिंटेड होगा और उसके ऊपर बार लगा हो, तो इसका मतलब ये समझना होगा कि दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। या तो इस प्रकार से होगा, मॉड लगा हुआ, सॉरी बार लगा हुआ, या फिर स्मॉल अल्फाबेट बोल्ड फेस में होगा और उसके ऊपर बार लगा होगा। इस दोनों का मतलब होता है कि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का ये दो तरीके हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ये आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे ए बी बार, उसी प्रकार से नीचे देखिए, इफ द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर नॉट स्पेसिफाइड देन द वेक्टर आर डिनोटेड एज स्मॉल ए। कहने का मतलब है कि हम इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट पता होता है तब ए और बी लिखते हैं। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा वेक्टर है इस प्रकार से, सपोज कोई एक ऐसा वेक्टर है वो ऐसे है, अब हमें ये नहीं पता है कि यहां से स्टार्ट तो हो रहा है, इस पॉइंट से ये स्टार्ट तो हो रहा है, दिस इज पॉइंट ए, बट दिस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, एंड पॉइंट हमें नहीं पता है। तो इस प्रकार के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल अल्फाबेट के ऊपर बार लगा देते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर क्वांटिटी वेयर वी डू नॉट नो द टर्मिनल पॉइंट। तो ऐसे केस में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड स्मॉल लेटर से और उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो ये दो तरीके हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। एंड उस, और अगर हम इस स्मॉल बार को यूज करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है कि सिंपल हम स्मॉल जो है इसके दोनों तरफ बार मॉड लगा देंगे। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो अब तक समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, चलो sir. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर किस किस प्रकार के होते हैं। So now we will see what are the types of vector, कि अगर हम जब वेक्टर पढ़ चुके हैं तो वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, अब हम वो पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। So the first one is जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको कहते हैं? कि ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, मतलब उसका कोई भी मैग्नीट्यूड ना हो या फिर मैग्नीट्यूड उसका जीरो हो, तो उस प्रकार के वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर। मतलब कि जैसे ये एक सपोज पॉइंट है, सो इसके इनिशियल पॉइंट भी यही है और एंड पॉइंट भी यही है, तो इसका कोई लेंथ नहीं है ना, तो हम इसको कहेंगे जीरो वेक्टर। और कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो यही आपके बुक में भी लिखा हुआ है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब एक के ऊपर एक हो, इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर। और इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। किसी भी जीरो वेक्टर को हम दूसरे तरीके से अगर बोलना हो तो इसको हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर सेम चीज होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ अ जीरो वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। और हमेशा क्या है ना, हमें पता है कि जो जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं ए। क्यों? इसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम है। या फिर कोई भी अल्फाबेट का नाम देंगे बी पी, तो किसी भी हम जीरो वेक्टर को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, सेम अल्फाबेट से उसको डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, इसलिए हम दो अलग अलग अल्फाबेट का यूज नहीं करेंगे। वी विल यूज द सेम अल्फाबेट ट्वाइस and magnitude is zero. So this is a zero vector. Now the next concept is unit vector. कि यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। अगर हम किसी भी यूनिट में इसको दर्शा रहे हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड इज किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के जो वेक्टर होंगे वो होंगे यूनिट वेक्टर। अगर हम कोई और लेते हैं, जैसे फोर्स लेते हैं, तो 1 न्यूटन यूनिट वेक्टर है ना, मतलब क्वांटिटी वन होनी चाहिए, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन होनी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का एक स्पेशल तरीका होता है, दैट इज ए कैप। अगर इफ ए, जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया था ना कि अगर ए एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम ऐसे कैप लगा दें, तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। नॉर्मली हम एक वेक्टर को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर यूनिट वेक्टर हमें डिनोट करना होगा तो हम उसको ए कैप से डिनोट करते हैं। या फिर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल्स टू 1 इफ इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। सो देन वी कैन से दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। सो हम दो वेक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज जीरो वेक्टर एंड नेक्स्ट वन इज द यूनिट वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज को इनिशियल और दी को टर्मिनस वेक्टर। कि को इनिशियल वेक्टर क्या होता है और को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है।
को इनिशियल वेक्टर, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो होता है कि ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट सेम हो, हम उसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए वेक्टर 1, दिस इज अनदर वेक्टर 2। तो अब देखो इसमें हम क्या कहेंगे, ये जो दिस इज ए इनिशियल पॉइंट, तो इस दोनों वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो इस दोनों वेक्टर के जो इनिशियल पॉइंट है वो दोनों क्या है, एक ही जगह पे है ना, तो हम इस दोनों को कहेंगे दिस टू आर दी को इनिशियल वेक्टर। अगर कोई ऐसे दो वेक्टर हों जिनके एंड पॉइंट सेम हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ आई से दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट तो दोनों के अलग अलग है। सो दिस इज सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सो ए बी इज ए वेक्टर एंड सी बी इज ए वेक्टर। सो इस दोनों के जो टर्मिनल पॉइंट है, दिस इज अ टर्मिनल पॉइंट। तो ऐसे दो वेक्टर जिसके दोनों के सेम टर्मिनल हो, इस प्रकार के वेक्टर को हम कहते हैं को टर्मिनस वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर। तो जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको कहते हैं को इनिशियल, और जिसके टर्मिनल पॉइंट सेम हो उसको कहते हैं को टर्मिनस। जैसे आपके बुक में अगर देखें तो देखो ए बी वेक्टर इज ए को इनिशियल एंड सी डी वेक्टर इज ए को टर्मिनस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। तो कब हम दो वेक्टर को आपस में इक्वल कहेंगे, तो कोई भी दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर बराबर है तब हम कहेंगे कि बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर इक्वल और नॉट। फॉर एग्जांपल आपके बुक में देखो दिया गया, अब इसे देखो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। हम ये देख पा रहे हैं कि इस दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम है और इस दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। मतलब कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। तो जब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है तब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। कोई भी एक चीज अगर बराबर नहीं हुआ तो हम उसको इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज सपोज इफ वी टेक वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो यहां से हमें देख के ये पता तो चल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, बट ए और सी का दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम यहाँ पे वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर सी। क्यों? दोनों के डायरेक्शन भले मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम दोनों वेक्टर को आपस में इक्वल नहीं कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज इफ आई कंसीडर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। अब देखो इस दोनों के डायरेक्शन तो सेम है बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डी इज नॉट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो वी कैन से दैट डी इज नॉट इक्वल्स टू ए, मतलब वेक्टर डी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो कभी भी हम दो वेक्टर को आपस में इक्वल तभी कहेंगे व्हेन इट हैज बोथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट द टू वेक्टर्स आर इक्वल। इज इट क्लियर नाउ? अभी तक हम जितने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes. Okay, so we will see the next one, नेगेटिव वेक्टर। कि कभी भी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम कैसे लिखेंगे।
So suppose A is a vector, then how we will write -a? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस प्रकार से डिनोट करूं, ये देख लीजिए PQ, अगर PQ एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दिस वन, इफ PQ इज ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड PQ के बराबर हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ शुड बी इक्वल, और उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, तो हम उस वेक्टर को इस मतलब PQ का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। मींस अ वेक्टर whose magnitude is same but the direction is opposite to the original vector। अगर हमें PQ है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो QP होगा, तो और दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर होंगे। तो जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव होता है तो केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है, बट देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। सो वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ QP, एक मिनट, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, this one. So magnitude of PQ is equals to the magnitude of minus of QP. So we can say that QP is negative vector of PQ। तो नेगेटिव वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, बट उसके डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए हमेशा, तभी हम दो वेक्टर को आपस में एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। इट इज क्लियर नाउ टिल नाउ? Yes, sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तो देखो, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन और आर अलोंग द सेम लाइन। कहने का मतलब है कि सपोज एक ये वेक्टर है यहां पर, this is one vector and this is another vector। तो ये दो, suppose if I represent like this is vector A and this is vector B, तो हम कब कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है? तो हम इस वेक्टर को कोलिनियर तब कहेंगे कि सपोज कोई भी एक लाइन में खींच दूं यहां पर, इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर लाइक दिस, सो अगर ये वेक्टर, this vector A and this vector B, both the vector are parallel to this line. Suppose this is any line. If both vector A and vector B are parallel to any one line, then vector A and vector B are collinear। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। अगर मैं यहां से इसको ऐसे कर दूं, सपोज इफ आई सेलेक्ट दिस वेक्टर एंड मैं इसको यहां पे कहीं लिख दूं ऐसे, अब देखो अभी भी क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों? कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए भी इसके पैरेलल है और वेक्टर बी भी इस लाइन के पैरेलल है। तो इस प्रकार से जब कोई भी दो वेक्टर एक सिंगल लाइन से पैरेलल हो तो हम उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, कौन सा लाइन? दिस इज अ लाइन, और इस लाइन पे इसको मैं कहीं भी, कहने का मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब इसे इसको मैं पोजीशन बदल के दिखाता हूँ आपको। So if I drag this vector here, सब ऊपर मैं ऐसे कह रहा हूं, तो भी हम इसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और जब भी इस प्रकार के वेक्टर होंगे ना, तो हम उसको, अगर उसके पोजीशन को चेंज करें डायरेक्शन को सेम रखते हुए, हम उसको एक के साथ एक आगे अलाइन कर सकते हैं। इसलिए हम इस दोनों वेक्टर को कहेंगे दे आर दी कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Now the last one is free vector. No, इसके बाद एक और है।
So next one is, seventh number is free vector. तो फ्री वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सच वेक्टर इज कॉल्ड एज अ फ्री वेक्टर. फॉर एग्जांपल, हम देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है उसको हम सेम रखते हुए एक स्पेस में कहीं भी रख दें, कहीं भी रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर. एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सपोज दिस इज ए स्पेस, ये एक स्पेस है और मैं इसके अंदर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस. इफ आई ड्रॉ ए वेक्टर लाइक दिस एंड दिस इज वेक्टर ए, तो अब मैं इसके इस वेक्टर को इस स्पेस में इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना कहीं भी लेके चले जाऊं तो वो उसको हम कहेंगे फ्री वेक्टर. जैसे इसी को मैं यहां लिख दूं, इसी को मैं ऐसे, अच्छा मैं सेपरेट ड्रॉ करता हूं. अब देखो इस वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं, तो मैं इसको कहीं भी ड्रॉ कर लूं, जैसे यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लूं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है. इसको यहां पर मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर लूं, इसको यहां पर से इस प्रकार से ड्रॉ कर लूं. बस हमें ये ध्यान क्या रखना है, इस सभी वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए. दिस इज आल्सो वेक्टर ए, दिस इज आल्सो वेक्टर ए, दिस इज आल्सो वेक्टर ए, दिस इज आल्सो वेक्टर ए. तो क्या है, इस सभी के क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में है. तो हम इसको कहते हैं दीज आर दी फ्री वेक्टर्स. Means when a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, so such vectors are called as the free vectors. मतलब कहने का मतलब है कि जो इनिशियल पॉइंट है ना वेक्टर का, वो हम स्पेस में कहीं भी ले सकते हैं. क्यों? अगर हम मैग्नीट्यूड को सेम रखना चाहते हैं तो एंड पॉइंट तो उतना ही होना चाहिए जितना इनिशियली है. लेकिन इसका देखो, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है. तो एक ऐसा वेक्टर जो इसका इनिशियल पॉइंट हम स्पेस में कहीं भी चूज कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उन सभी वेक्टर्स को हम कहेंगे दे आर दी फ्री वेक्टर्स. जैसे आपके बुक में जो एग्जांपल दिया गया, अगर हमें वेक्टर बी को देखो, this is vector b, this is vector b, this is vector b, this is vector b. So all these vectors are in the same direction and they have the same magnitude. तो हम इन सभी वेक्टर्स को क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स. Now the last type of vector is localized vector. कि कब हम किसी वेक्टर को localized vector कहेंगे. So for a vector of given magnitude and direction, if the initial point is fixed in a space, then such vector is called as the localized vector. हमें कोई एक वेक्टर दिया गया है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता है, और अगर हम उसके इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दें, दिस कैन ओनली बी द इनिशियल पॉइंट, और हम इस पॉइंट को यूज करते हुए ही वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम उस प्रकार के वेक्टर को कहते हैं दिस इज अ localized vector when the initial point is fixed. When this initial point is fixed, this is fixed. इस प्रकार के वेक्टर को हम कहेंगे localized vector. So ये था all the types of a vector. तो इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, एनीवन? सभी बच्चों को समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. आप इससे पहले की क्लासेस में रेगुलर रहे हैं? 2 ही क्लास में था सर. ओके, तो कोशिश करिए कि आगे की क्लासेस में आप रेगुलर रहें, क्योंकि हम आज एक नया चैप्टर शुरू किए हैं. क्योंकि आपकी अटेंडेंस क्लासेस में बहुत कम दिखती है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. राजकुमार, आपका नाम क्या है? हाँ. राजकुमार?
ओके, एक और नए बच्चे मुझे दिख रहे हैं आज। चैतन्य, यस सर। आपकी आज पहली क्लास है? नो सर। इसे पिछले चैप्टर में आप थे? आज हाफ चैप्टर से था ना सर। ओके ओके, आधे तो चैप्टर हो चुका था। ओके, तो ये हम आज नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो आज के बाद आप क्लास में रेगुलर रहेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, चलो अब हम वेक्टर्स में अभी अब आगे पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी, अब एक्चुअल टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है आज की क्लास का, दैट इज अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर। कि अगर हमें अब समझ में आ गया कि वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, तो जैसे हम अलजेब्रा ऑफ नंबर पढ़ते हैं ना, कि नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द, मतलब किस प्रकार से हम वेक्टर्स को एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, दो वेक्टर को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे। तो द फर्स्ट कंसेप्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप क्या समझते हो? एनीवन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि ये टॉपिक, ये शब्द आप लोग इससे पहले भी बहुत बार सुने होंगे, 10th 11th के फिजिक्स में भी सुने होंगे आप। स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन। यस, वेरी गुड। तो जब हम एक वेक्टर में किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, मतलब कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी केवल मैग्नीट्यूड हो, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अब उसका क्या नियम है कि नाउ सपोज वी हैव अ वेक्टर ए। अब इस वेक्टर का कोई एक डायरेक्शन होगा, एंड इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर टू दिस वेक्टर, तो उसका क्या मतलब है कि इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई नंबर के हियर, सो दिस विल बिकम ए k इंटू ए। तो किसी भी वेक्टर में एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उस पर क्या फर्क आता है? तो उससे फर्क ये आता है कि उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ k हियर 2 इन प्लेस ऑफ k, इफ आई राइट 2, क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो इफ आई राइट 2 हियर, तो सपोज, चलो मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूं कि सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, तो इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का जो लेंथ है ना वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, बट डायरेक्शन सेम रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो अगर हम 2a लिखना चाहें तो हम उसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, दिस विल बी 2a, दिस इज वेक्टर 2a। क्यों? इसके मैग्नीट्यूड a है, इसके मैग्नीट्यूड में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ बढ़ जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, but the direction of the vector will always remains the same if we multiply any scalar number or any scalar quantity in a vector। वही चीज आपकी बुक में लिखी गई। जैसे देखो, सपोज 2a has the same direction of a but twice as long as vector a। तो ये देखो, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर 2a। तो 2a की जो लेंथ है वो a के दोगुनी है। तो अगर हम इसको जनरल वे में समझें तो कहने का मतलब है कि सपोज a इज एनी वेक्टर एंड k बी एनी स्केलर क्वांटिटी, देन इफ वी मल्टीप्लाई k विथ वेक्टर a, then the scalar multiple is defined as the magnitude of k into a will become magnitude of k multiplied by the magnitude of a। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं 2a लिख रहा हूं ना, and if I want to find the magnitude of 2a, so this will be equals to magnitude of 2 multiplied by magnitude of a। So magnitude of 2 is 2, so this will become 2 into magnitude of vector a। तो कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे इसी के जगह पे 2 के जगह पे जस्ट जनरल फॉर्म लिखता हूँ, so if I want to find the k is any number and if I multiply with vector a and then I want to find the magnitude of this, so this will be equals to
the magnitude of k multiplied by magnitude of a। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, बस उसके मैग्नीट्यूड में अंतर आता है। सो ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक Yes, चीज अब sir. देखो, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि अब जैसे मैं जनरल फॉर्म में लिखा हूं के, और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो अगर मैं किसी भी वेक्टर में जब के की वैल्यू लेस देन 0 हुई, इफ के इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू जब होगी ना, इफ के इज लेस देन 0 then the direction of the vector will be opposite, then the direction of vector will be opposite of initial vector। बस ये आपको ध्यान रखना, जब तक के पॉजिटिव है डायरेक्शन विल रिमेन सेम, जैसे ही के नेगेटिव होगा डायरेक्शन विल बिकम दी एग्जैक्टली अपोजिट, दैट इज माइनस। सो इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई a इंटू माइनस के, सो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो, अगर के ऐसा है, सपोज a इज लाइक दिस, सो माइनस ऑफ के विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बिकम माइनस के। ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं देन द डायरेक्शन चेंजेस, अदरवाइज डायरेक्शन विल रिमेन सेम। क्लियर ना? Clear, sir. ओके, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। नाउ द फर्स्ट वन, इफ k is equals to 0 then the k into a will become 0 वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम किसी भी वेक्टर में एक स्केलर नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फाइनली क्या बन जाता है, दैट बिकम्स अ 0 वेक्टर। सो 0 into any vector will become a 0 vector, that is if we take the value of k is equals to 0। Now the vector a and vector k into a are always a collinear or the parallel vector। अब देखो, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कि ऐसे कोई भी दो वेक्टर जो एक सेम लाइन के पैरेलल हो उसको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जिसके डायरेक्शन सेम हो तो हम उसको या तो पैरेलल वेक्टर कहेंगे या फिर कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, जैसे ऊपर में मैं आपको दिखाया था ना, ये वाला, ये देखो, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर 2a। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों वेक्टर जो है ये आपस में पैरेलल है, तो वी कैन से दैट a एंड 2a आर कोलिनियर वेक्टर। तो वही चीज यहाँ पे इन जनरल फॉर्म में लिखा गया है कि वेक्टर a इंटू k इंटू वेक्टर a मींस स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी वेक्टर आर दी ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? Yes, sir. Okay, next, two non-zero vectors, that is suppose a is vector and b is any vector, are collinear or parallel if and only if a is equals to a scalar multiple of b where m is not equals to 0। तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। जैसे मान लो इंडिपेंडेंटली एक a वेक्टर दिया गया है और हमें b वेक्टर दिया गया है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर b। और ये कोलिनियर होने का कंडीशन है कि अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर है देन दिस दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन वेयर m शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। m 0 नहीं हो जाएगा, कि m 0 हो जाएगा तो ये 0 वेक्टर बन जाएगा, और 0 वेक्टर पर ये कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है कि कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है देन दोज टू वेक्टर विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू 0। Now next point is if a, हाँ अब देखो यहाँ पे a कैप लिखा हुआ है, ऐसा क्या मतलब है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। So if a cap is a unit vector along a non-zero vector a, then the vector a will always be equals to the magnitude of a multiplied by the a cap।
ये एक इक्वेशन है कि हम इस प्रकार से लिखते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में अगर हम कोई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर ए मिल जाएगा हमें। तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक पेन का कीमत 10 रुपये है तो 10 पेन की कीमत के लिए क्या करते हैं, इसको हम 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यूनिट के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है किसी वेक्टर में अगर उसके यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर हमें मिल जाता है। और इसी को आगे सॉल्व करके जो लिखा गया है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, like this: if vector a is equals to the mod magnitude of a multiplied by the a cap, तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं ना, how can you find the a cap? So a cap is equals to vector a divided by the magnitude of a। तो a cap निकालने का ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए क्योंकि आगे चैप्टर में आपको a cap निकालने के लिए पूछा जा सकता है। Now the last property of the scalar multiplication is a vector of length k in the same direction as a can be written as k into a। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर में अगर हम उसी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर है और हम उसको k से मल्टीप्लाई कर दें उसको हम लिख सकते हैं k इंटू ए कैप। अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है a और इसी डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर है जिसकी लेंथ k है, हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं k इज इक्वल्स टू वेक्टर a इज इक्वल्स टू k इंटू ए कैप। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ए कैप को, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना हाउ टू फाइंड ए कैप, दैट इज वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इस वन कि हम ए कैप की जगह पे वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो वी कैन फाइंड आउट दैट k इंटू ए कैप इज इक्वल्स टू k इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ये जस्ट एक अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि हम किस प्रकार से यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वी गेट यूनिट वेक्टर, और एनी वेक्टर ऑफ लेंथ k in the same direction to be multiply the unit vector into k. So this was the properties of a scalar multiplication of a vector. So this was the first algebra of the vector. Now the second algebra is addition of two vector. जैसे हम एडिशन ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को आपस में जोड़ते कैसे हैं। So हमें यहाँ पे दिया गया है a is any vector and b is any vector. So a and b are two vector, and if I want to add the two vectors, हम उसको किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे that is known as the parallelogram law. एक एग्जांपल अभी मैं आपको सिखा देता हूं कि हम वेक्टर्स को जस्ट डायग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे। So suppose this is vector a and this is any vector b. अब देखो कोई भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम हो, हम किसी भी दो वेक्टर को आपस में जोड़ सकते हैं। So if I want to write this is vector a and this is vector b, तो अब हम ऐसा करेंगे इस दोनों वेक्टर को इस प्रकार से मूव करें डायरेक्शन को सेम रखते हुए, ताकि दोनों के जो इनिशियल पॉइंट है ना वो सेम हो जाए। तो जस्ट मैं इसको मूव करके आपको दिखाता हूं। दोनों में से किसी भी वेक्टर को हम मूव कर सकते हैं। चलो इसको मैं अगर मूव करना चाहूं और इस प्रकार से मूव करूं कि इसके इनिशियल डायरेक्शन सेम रहना चाहिए बट इनिशियल पॉइंट सेम हो जाना चाहिए। ये देखो ये आ गया। सो वी हैव गॉट लाइक दिस। सो दिस इज वेक्टर ए, नाउ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो हम इस प्रकार से करने के बाद एक पढ़ेंगे कि अब हमें अगर निकालना है दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर ये हमें निकालना हो तो वो हमें कैसे मिलेगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मैं चाहता हूं कि अगली क्लास में आने से पहले आप लोग पैरेललोग्राम लॉ और दी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर्स के सम निकालने के लिए हम दो लॉ पढ़ेंगे
वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज आज की क्लास का टाइम हो गया है। तो एक पहला है पैरेललोग्राम लॉ एंड दूसरा है ट्राइंगल लॉ। इस दोनों लॉ को यूज करते हुए हम समझेंगे कि हाउ टू फाइंड अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं चाहता हूं कि अगली क्लास में आने से पहले आप लोग इस दोनों लॉ को एक बार खुद से पढ़ के आए, ताकि जब मैं अगली क्लास में डिस्कस करूं तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है? ओके सर। ओके, तो हम आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। तो जस्ट मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बच्चे इस क्लास में पहली बार हैं, आप लोगों को आज हम जितना पढ़े वो समझ में आया? राजकुमार? यस सर। ओके, साक्षी? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो पिछले चैप्टर्स अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि जो लास्ट चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं उस सभी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जांपल क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। और आज जो हम पढ़ रहे हैं तो अगले 2 लॉ आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसको पढ़कर आना है। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक। बाय सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय गुड सर। नाइट एवरीवन। बाय सर।